फिर बच्चों, आज मैं बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आज मैं बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत बताऊंगा। बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। कह रहा है बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। यह क्या होता है? कह रहा है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो लगा बल होता है, उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगा बल उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और किसी एक आवेश पर लगाया गया जो बल होता है अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। क्या करा वाला? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, यदि किसी निकाय नीचे किसी लगवा यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो लगा बल होता है उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। क्या करा वाला? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, आवेश करा यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं
हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगा, उनमें से किसी एक आवेश पर लगा, उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेशों के कारण लगा कुल बल, लगा कुल बल। क्या कह रहा वाला, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगा कुल बल उस आवेश पर, उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेशों द्वारा लगे सभी, अन्य आवेशों द्वारा लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कर रहा वाला, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगा कुल बल उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं वाला, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल, अब कह रहा है किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। किसी एक आवेश पर, एक आवेश क्या कर रहा है, किसी एक आवेश पर लगाया गया बल, लगाया गया बल अन्य आवेशों की, अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित नहीं होता है। क्या कर रहा वाला, यदि किसी निकाय में बहुल आवेशों के बीच बल
डॉट डॉट अध्यारोपण के सिद्धांत में कह रहा वाला, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो लगा कुल बल होता है उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब कह रहा बालक कि किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। अब देख लीजिए, कह वाला कि माना एक निकाय है, माना n आवेशों का एक निकाय है, अन्य आवेशों का एक निकाय जिनमें आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, डॉट डॉट Qn है। ठीक है, कह रहा है माना n आवेशों का एक निकाय है जिनमें आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn है। माना इनमें आवेश, कह रहा है माना इसमें आवेश Q1 पर आरोपित बल की गणना करना है। माना इसमें आवेश Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना। माना इसमें आवेश Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करनी, वैद्युत बल ज्ञात करनी। इसके लिए कह रहा है वाला कि Q1 पर कर रहा है तो कितने आवेश बचे वाला, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn जो आवेश हैं के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थित वेक्टर ले लेंगे। तो Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn, ठीक है, Qn के सापेक्ष आवेश Q1 के सापेक्ष Qn, ठीक है, के स्थित वेक्टर क्रमशः क्या बोला, R12 वेक्टर, R13 वेक्टर, R14 वेक्टर, R1n वेक्टर। ये कह रहा है, क्या कह रहा है वाला, माना n आवेशों का क्या है, एक निकाय है जिनमें आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn है। माना इसमें आवेश Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करनी है तो इसके लिए क्या करते हैं, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थित वेक्टर क्या है, क्रमशः वेक्टर R12 है, वेक्टर R13 है, वेक्टर R14 है, डॉट डॉट वेक्टर R1n है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं वाला, पहले चित्र बनाएंगे।
चित्र बनाकर सभी, जैसे मान लीजिए आवेश Q1 पर सभी वेक्टरों के द्वारा आरोपित वैद्युत बल निकाल देंगे। और जब आरोपित वैद्युत बल निकाल देंगे और सभी वैद्युत बलों का योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी वैद्युत बलों का जब योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बल, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाएगा। हेलो, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहले चित्र देखिए। ये O बिंदु हो गया, यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, यहाँ Q3 आवेश है और यहाँ Qn आवेश है। अब इसके सापेक्ष स्थित वेक्टर क्या है, R12 है, R12। ठीक है, क्या बोला, इसके सापेक्ष स्थित वेक्टर। यूनिट वेक्टर में चलिए, यूनिट वेक्टर चलेंगे तो क्या होगा बोला, R12 कैट। फिर इसके सापेक्ष क्या होगा बोला, R1n कैट। इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा वाला, R13 कैट। इसका बल इधर कार्य करेगा, इसका बल इधर कार्य करेगा और इसका बल इधर। तो यह जो बल है इसके लिए F1n वेक्टर, यह बल F12 वेक्टर, यह बल F13 वेक्टर। ये जो है अब कह रहेगा वाला कि आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल, फिर आवेश Q3 के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल, फिर आवेश Qn के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल निकालेंगे। तो लिखेंगे आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल। क्या लिखेंगे बोला, F
1 2 वेक्टर बराबर क्या होगा? सूत्र क्या होता है बोल? 1/4πε0 निर्वात है तो क्या लिखेंगे? 1/4πε0 क्या है बोल? Q1 और Q2 था। Q1 Q2 बटा क्या है? R12 का होल स्क्वायर, R12 का होल स्क्वायर और का डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर R12। ठीक है, क्या कर रहा है? आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल निकाल दिया। फिर क्या निकालेंगे वाला? आवेश Q3 के कारण लिखेंगे आवेश Q3 के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल। क्या लिखेंगे बोला? वेक्टर 1 3 बराबर 1/4πε0 Q1 Q3 बटा R13 का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 आवेश है Q4 तक वही आगे बढ़ा देंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि उसमें माने थे 4 मान लिए हैं, एक चित्र में 3 पर हल कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आवेश Q3 के कारण, अब क्या लेंगे? आवेश Qn के कारण लिखेंगे आवेश Qn के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल क्या हुआ बल? वेक्टर 1n बराबर 1/4πε0 Q1 Qn बटा R1n का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। ठीक है, 3 के द्वारा निकाल लिए। अब क्या कह रहा? अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी आवेशों के निकाय के कारण आवेश Q1 पर लगा परिणामी बल लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत में कह रहा वाला सभी आवेशों के निकाय के कारण, सर कितने आवेश है वाला? Q1 है, Q2 कितने आवेश है? Q1 पर आरोपित बल हो रहा है तो कितने आवेश है? Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट Qn तक है। तो सभी आवेशों के कारण सभी आवेशों के कारण आवेश Q1 पर आरोपित कुल बल या आरोपित परिणामी बल, आरोपित परिणामी बल, आरोपित पर लगा कुल परिणामी बल लिखिए, पर लगा कुल परिणामी बल क्या होगा बल? वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट प्लस वेक्टर F14
1n। सभी का मान रख दीजिए। सभी का मान रखें, क्या होगा वाला वेक्टर F1 इज इक्वल टू F1, वेक्टर F12 का मान क्या है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R12 का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटा R13 का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Qn बटा R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। सब में देख रहे हैं बालक 1/4 एप्सिलॉन 0 कॉमन है, कॉमन कर दीजिए। तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 कॉमन कर दिया, क्या बचा बालक Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q1 Q3 बटा R13 का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट डॉट प्लस Q1 Qn बटा R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। यह था बल अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के बीच बल में अध्यारोपण के सिद्धांत अर्थात क्या Q1 आवेश पर, अगर मान लीजिए कह दे Q2 आवेश पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगे, तो जब Q2 आवेश की बात कर देगा बल तो F1 वेक्टर की जगह पर क्या लिख देंगे F2 वेक्टर, या F1 वेक्टर की जगह पर क्या लिख देंगे F2 वेक्टर, बाकी सब वही कंडीशन। अब क्या होगा F2 वेक्टर जब हो गया तो यहाँ तो 1/4 पर एप्सिलॉन 0 होगा, और यहाँ का होगा Q1 Q2 है तो यहाँ का लिखेंगे Q2 Q1 Q2 Q1, जिस पर बल की बात हो रहा है उसको पहले लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।